शोभना भाटिया जी का। गुड मॉर्निंग सम्मानित अतिथियों, दूसरे हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का खास तौर पर स्वागत करना चाहूँगी। लगभग 5 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने प्रदेश के विकास को गति दी और खुद भी मैच्योर्ड राजनेता के तौर पर उभरने में सफलता हासिल की। पिछले साल प्रथम समागम की योजना बनाते वक्त हमारा विश्वास था कि उत्तर प्रदेश के जागृत लोग इस अनूठी पहल को दिल से स्वीकार करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आपने हमेशा की तरह हमारा उत्साह और मान बढ़ाया। इस बार हमने विमर्श का विषय रखा है बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़। भारत तेजी से बढ़ रहा है, पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। उत्तर प्रदेश के दुख दर्द को सभी जानते हैं। नौजवानों के पास सफिशिएंट रोजगार नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा रह रहकर सिर उठाता है। सामाजिक विषमता की खाई उतनी तेजी से नहीं पाटी जा सकी है जितनी उम्मीद थी। यह हाल तब है जब यह राज्य देश की लोकसभा में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस के एनर्जेटिक नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही जनरल विक्रम सिंह, पीवी सिंधु, पी गोपीचंद और स्वामी रामदेव इस समागम का आकर्षण होंगे। इस चर्चा में सुपरस्टार ऋतिक रोशन के अलावा जॉन इब्राहिम को भी आप अलग अलग सत्रों में पाएंगे। अंत में हम हेमा मालिनी और राज बब्बर से उनके राजनीतिक सफ़र पर बात करेंगे। इन सभी ने हमारे आग्रह पर समागम के लिए समय निकाला, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए एक बार फिर सभी का धन्यवाद और एक बार फिर मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ अखिलेश यादव, आज के पहले मेहमान हिंदुस्तान शिखर समागम में। आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह? नमक था कि नहीं उसमें? मुश्किल ये है, सरकार कुछ समझाना चाहती है, लोगों में कुछ अलग सी समझ आती है। बताया ये कि 500 रुपये और 1000 रुपये नहीं चलेंगे बाज़ार में, बदलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं कि नमक नहीं मिलेगा? सवाल तो ये होना चाहिए था, सवाल नाश्ते का नहीं। अगर नाश्ता मैं बता दूंगा तो कहोगे शाम तक आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ। नहीं, आप इतना नाश्ता करते होंगे, वो बात ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये राज्य किसका है? ये राज्य में मुख्यमंत्री कौन है? ये हम अखिलेश जी, मैं आपसे इसी तरह के और सवाल पूछूंगा, लेकिन ये तो सिर्फ चटनी थी। आपको 8 से 10 मिनट अपना भाषण देना है राज्य के बारे में, अपने बात। शिखर समागम के कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तान अखबार के कर्ता धर्ता आदरणीय श्रीमती शोभना भाटिया जी, यहाँ हमारे साथ दिबांग जी, हमारे साथ रहे
लोकसभा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित सम्मानित मानव, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि मुझे अपनी बात रखने का पहले मौका दिया। हालांकि सरकार समाजवादियों की है, मेरे बाद कांग्रेस के लोग बोलेंगे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चर्चा करेंगे। बात तब अच्छी होती कि ये दोनों दल बोल लेते, उसके बाद हमें जवाब देने का मौका मिलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों विपक्ष की पार्टियां हैं। ये विपक्ष की पार्टी होने के नाते ये सवाल ज़्यादा करेंगे, जवाब कम सुनना चाहेंगे। इसलिए सवाल होते और जवाब मुझे देने का मौका मिलता तो अच्छा होता। दिवांग जी ने पूछा कि नाश्ता क्या करके आए। आजकल नाश्ता कर कौन रहा है? लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो साथ में कुछ पैक करके ले जाओगे तो शायद शाम तक आपको कुछ मिल जाएगा। नाश्ता अच्छा हो, भर पेट हो, तो शायद शाम तक हमारा काम चल सकता है। ये हम ही नहीं कहते, डॉक्टर कहते हैं कि नाश्ता अच्छा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि समाजवादियों को मौका दिया है सबसे पहले आपसे बातचीत करने के लिए। हिंदुस्तान, मैं लाइन पढ़ रहा था, बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, ये अखबार के लिए कि भारत के लिए है? अखबार के लिए भी है तो भी अच्छी बात है, और अगर भारत देश के लिए है तो मैं समझता हूं बुलंद आवाज उत्तर प्रदेश से ही जानी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक रास्ता भी यही उत्तर प्रदेश देता है। जहां हम आबादी के सबसे ज़्यादा लोग हैं, वहीं हमारा बाजार भी सबसे बड़ा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इधर जितने दिन मुझे काम करने का मौका मिला है, कम से कम तमाम चीज़ों में ये समाजवादी लोग कम से कम देश को उदाहरण दे रहे हैं कि हाँ, ऐसा भी काम हो सकता है। कोई ये कहे कि समाजवादी लोग अंग्रेजी के खिलाफ हैं, कंप्यूटर के खिलाफ हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा लैपटॉप बांटने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया। और लैपटॉप ऐसा बांटा है कि अभी तक तो कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली, और आज भी अगर कोई उसको खोलेगा तो कम से कम हमें और नेताजी को सबसे पहले उसमें देखेगा। अगर कोई तस्वीर हटाना चाहेगा तो शायद वो लैपटॉप खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको बाजार में ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि लैपटॉप से आगे जाएं तो कम से कम समाजवादी लोग स्मार्टफोन की दिशा में जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर करके 70 लाख से ज़्यादा आज स्मार्टफोन रजिस्टर कर चुके हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद समाजवादी लोगों ने रिश्वत दे दी है कि अगर स्मार्टफोन चाहिए तो वोट हमें दे देना। मैं समझता हूँ घोषणा पत्र भी इसीलिए बनता है। मैनिफेस्टो क्यों बनाने का मौका देते हैं आप? अगर मैनिफेस्टो का बनाने का मौका देते हैं तो कम से कम हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोई और नहीं आ रहा है, समाजवादी लोग लौट रहे हैं, इसलिए हमें पहले दिन से ही स्मार्टफोन बांटना है। तो उसकी तैयारी आज ही हमने शुरू कर दी है। हालांकि सड़कें देश में बनी हैं, बहुत से लोगों ने बनाई हैं, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, जब देश की राष्ट्रीय पार्टियां इस बात पे बहस कर रही थी कि किसानों से ज़मीन कैसे ली जाए, किसान हमारे विकास में कैसे जुड़ जाए, उसी समय पर रिकॉर्ड टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी सरकार ने लगभग 326 किलोमीटर की सड़क लेकर करके और 2 साल के अंदर एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, और आज वो तैयार है और 21 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लोग कहते थे एक्सप्रेस वे कैसे बन जाएगा, हमने अपने संसाधनों से बनाया। एक समय था कि लोग कहते थे पीपीपी की चर्चा करते थे। सोचो आज बाजार हमारा कैसा है, और ये 500,000 रुपए के बाद ये मैं समझता हूँ पीपीपी की कोई बात नहीं करेगा, और 1 साल नहीं, लगभग 4-5 साल कोई नहीं बात करेगा। जो समझदार लोग हैं वो शायद बात समझते होंगे। शायद पीपीपी का ज़माना अब नहीं बचा, होगा भी तो कैसा उसमें स्वीटनर दे दोगे। हालांकि हम उनका नाम नहीं लेते, उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीटनर दिया कि उससे ज़्यादा कोई स्वीटनर मांगेगा तभी कुछ हो सकता है, वरना सड़क नहीं बनेगी। इसे सड़क का उदाहरण है, एक्सप्रेस वे का है। बिजली, जहां उत्तर प्रदेश में कहते थे बिजली आती नहीं है,
अगर कानपुर का कोई हो तो वो कहता होगा कि शायद बिजली अब जाती नहीं है उसके यहाँ पर। कम से कम शहरों में हमने 24 घंटे बिजली कर दी है और गांव में 16 से लेकर 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब काम किया होगा, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई होंगी, ट्रांसफार्मर लगाए होंगे, या जनरेशन में बढ़ाने का काम किया होगा। अगर अब बीजेपी को बिजली बढ़ानी है तो दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, अब 26 घंटे कहाँ से लेकर के आओगे? 24 घंटे दे दिए बिजली, अब 26 घंटे कहाँ से लाओगे? 2 घंटे और कहाँ बढ़ाओगे? इसलिए काम के आधार पर केवल 2-3 बातें कहना, क्योंकि 10 मिनट है, और भी कह सकता हूँ वैसे तो मैं। समाजवादी पेंशन में दे रहा हूँ, 55 लाख महिलाओं को सीधे अकाउंट में पहुँचा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों की मदद कर रहे हैं। ये 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और देश में मैं समझता हूँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई थी। आज 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को उससे मदद पहुँची है। उत्तर प्रदेश में केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उस तरफ लोग पहुँचते थे। आज कम से कम विकास लखनऊ से लेकर के आगे लेकर के जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश न केवल सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में और स्वास्थ्य से लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। जितनी मेडिकल की सीटें हुआ करती थीं, आज़ादी के बाद से लेकर के 2012 तक हम समाजवादी लोगों ने उसको दुगना करने का काम किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए। इधर नौकरी के सवाल पर कोई विभाग नहीं बचा जहां नौकरी न कर दी हो। आसान नौकरियां कर दी। जो पुलिस की भर्ती हुई, हमने कहा कि पुलिस में क्यों ज़रूरत है आपको 2-2 परीक्षा देने की? आप 10वां और 12वें की मार्कशीट लाइए, भाग कर दौड़ करके दिखा दीजिए, आपको सीधी भर्ती मिलेगी। ये मौका दिया इसलिए क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरे लोगों ने अगर मुझसे कहा होता, सवाल रखे होते, तो शायद मैं उनका जवाब भी दे देता। कम से कम जो विरोधी लोग हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि समाजवादियों ने कितना काम किया है, और कम से कम उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने क्या किया है। ये अच्छे दिन वाले आएंगे मेरे बाद, उनसे पूछो कि 500-1000 से बताओ, गरीब महिलाएं, गांव में रहने वाले, ठेला लगाने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम वाले, उन पे कौन सा काला धन था? हमारी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब थी, जो रखती थी बचा करके, उन पे कौन सा काला धन था? और काला धन जहां है वो आप भी जानते हैं। हम खुशी होगी कि काला धन निकल करके आए, लेकिन आम लोगों को तकलीफ ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो। कम से कम अच्छे दिन वाले ये बता करके जाएंगे कि राजधानी लखनऊ में क्या किया उन्होंने। जब देश में प्रधानमंत्री यहाँ से बने हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद बने हैं, तो उन सांसदों को कम से कम ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये बेहतर काम किया, ये बड़ा काम किया है। एक गांव आदर्श दे दिया। आदर्श की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आदर्श की परिभाषा क्या है? उसमें क्या काम किया आपने? आज दूध के उत्पादन में हम लोग आगे हैं, सबसे आगे हैं। गन्ने की पैदावार, चीनी के उत्पादन में, कोल्ड जनरेशन में हम लोग आगे हैं। तमाम बड़े बड़े काम किए हैं। मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ अपनी बात रखने का मौका मिला है, वहीं आपके सवाल जवाब होंगे तो उनका भी जवाब देने का मौका मिलेगा। क्योंकि दिवांग जी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी लंच का वक्त नहीं हुआ, अभी तो ब्रेकफास्ट ही नहीं ख़त्म हुआ हमारा अभी तो। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद और ख़ासकर हिंदुस्तान परिवार का बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि लखनऊ शहर में भी आप ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे न केवल राजनीतिक दल बल्कि लखनऊ के तमाम लोगों को इसमें अपनी बात रखने का, पूछने का मौका मिलेगा। ये काम केवल दिल्ली में होता था, अब लखनऊ में भी हो रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत आपको बधाई। अखिलेश जी, चटनी तो हो गई। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं इस तरह की अफवाहों को रोकते? क्यों ये अफवाहें इतनी फैलती हैं कि टेलीविजन में आ जाता, वहाँ से अखिलेश यादव देखते हैं और फिर कदम उठाते हैं? अब ये राज्य आरएसएस के में लोग काम कहाँ से करने हटाऊं की मैं? इच्छा क्यों नहीं अखिलेश यादव की? जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, हो सकता है कुछ आरएसएस के लोग भी हों, ऐसे बीजेपी के लोग भी हों। लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिश है कि जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि कहीं किसी तरह की अफवाह है, उस पर तुरंत सरकार काम करती है और लोगों को, आम नागरिकों को ये मैसेज देती है कि इससे कोई आपको भगदड़ या बेचैनी की ज़रूरत नहीं है। पर अखिलेश जी, आप ये कह के बच सकते हैं कि आरएसएस के लोग हों? मतलब आपका क्या काम है फिर? अगर आरएसएस के लोग ही सब कुछ करेंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे फिर? मेरा जो काम है सरकार में, रोकना, कार्रवाई करना, जानकारी करना और सख्ती करना, ये सब काम कर रहे हैं। कम से कम रात को खबर आई नमक की, रात ही में हमने अफवाह रोक दी।
क्या किया आपने उसके लिए? हमने तुरंत संदेश दिया। आज इतने माध्यम हैं जिनके माध्यमों से लोगों को पहुंचाया कि इसकी कोई आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ पर्याप्त है। आपने नोट के बारे में खत लिखा है, क्या कुछ सीधी जानकारी है? और क्या आप भी जिस तरह से आपने देखा राहुल गांधी ने नोट बदलवाए, क्या आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं? कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए, जहाँ तक मैंने अपनी बात रखती है, पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी बात आ गई है, काला धन आए ये अच्छी बात है, काला धन आए, काला धन नहीं होना चाहिए किसी के पास, ये भी अच्छी बात है। बाजार काले धन से ना चले तो ये भी अच्छी बात है। कभी कभी हम सुनते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारा बाजार कई बार इसलिए बच जाता है कि काला धन इसमें बहुत है, काला धन कभी कभी हमें बचा लेता है। खैर वो बात अलग है, वो बुद्धिजीवियों की सोचने की बात है। लेकिन आम लोगों को तकलीफ, आप सोचिए, जो गांव में रह रहे 10-12 किलोमीटर दूर बैंक से या बैंक ब्रांचेस से, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचेस पे पैसा पहुंच गया। क्या लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर और उससे ज़्यादा चल करके वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ा? आपकी तैयारी क्या थी? इसीलिए मैंने कहा कि जब 500,000 रुपये का फैसला आया तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो काउंटर लगें, कम से कम लोगों को जागरूक किया जाए और कैसे व्यवस्था बन सकती है उस दिशा में काम होना चाहिए। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो नेता हल्ला कर रहे हैं 500 और 1000 नोट के बारे में, चुनाव आने वाले हैं, सबके पास तिजोरियों में 500-1000 के नोट रखे हुए हैं, एक तरीके से फंस गए वो। तो इसका मतलब आपने कहा कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं नेताओं की बात कर रहा चुनाव आ हूँ। रहे हैं, अगर नेता- मेरी जेब चेक कर लो, कभी दिवांग जी से कहूँगा कि कभी भी अचानक मेरी जेब चेक करने ना, अगर 1 रुपया भी जेब में मिल जाए, क्योंकि जब से कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया था जेब में पैसा ही नहीं रखते। जहाँ तक इस हॉल की बात कर रहा हूँ मैं, नेताओं पे आरोप क्यों लगाते हो? मैं तिजोरियों की बात कर रहा हूँ। मैं नेता, तिजोरी मुझसे ज़्यादा और लोगों की होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर उनके जेब में 500-1000 रुपया, इसका मतलब सब पे काला धन है, सब बेईमान है। ये कौन सी परिभाषा है आपकी? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी तिजोरी में 500 और 1000 के कितने नोट आपने चुनाव के लिए रखे हुए हैं? अगर आपको यही बताना था अकल को, हम तो चुनाव चिन्ह साइकिल वाले लोग हैं, ये तो और अच्छा हुआ। अगर कांग्रेस को प्रचार करना पड़ेगा, बीजेपी को प्रचार करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या साधन मिलेगा? बिना पेट्रोल बिना डीजल के पैडल मारिए, चुनाव प्रचार करिए। अरे हमारे चुनाव चिन्ह पे प्रचार करोगे तो जीतेगा कौन, ये बताओ आप। सोचो, हमारे चुनाव प्रचार पे सब दल निकल पड़े तो जीतेगा कौन? पर ऐसा नहीं है, आप स्वयं इस बात को कह चुके हैं। आपने इशारा किया कि शायद मायावती जी के पास इस तरह के नोट हैं। ऐसा आप इशारा कर देखिए, चुके हैं। मैं उन्हें मायावती नहीं बोलता हूँ, हम अपनी बुआ के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। पर ऐसा भी नहीं है कि बुआ जी ने तो मना कर दिया कि उनको बुआ जी देखिए, ना कहा आप जाए। याद रखिए, बुआ के घर जाओगे तो अगर घर से वापस आओगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, इसलिए बुआ के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा मैं। और नहीं मानते, हमारी आपकी उम्र में ज़्यादा फासला नहीं है, हम आपको दोनों को जाना चाहिए बुआ के पास। चलिए ठीक है, आपने बात की किस तरीके से बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। लखनऊ जब से मैं आया हूँ मुझे भी बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, और फिर मुझे याद आ रहा है जिस तरीके से आपके चाचा जी ने सौगंध खाई स्टेज पर खड़े होकर कि आप एक नई पार्टी बनाने वाले हैं, नई पार्टी बनाना चाहते हैं। इस पर आपने कभी सीधा जवाब दिया नहीं। मैंने वहाँ पर भी कहा, स्टेज पे भी कहा, मैंने कहा समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, और मैंने कहा कि मैं, अगर मान लीजिए नागरिकता जन्म से मिलती हो तो सदस्यता भी जन्म से मिलती होगी। अगर मैं नेताजी के पार्टी में हूँ तो शायद उसी घर में रहता हूँ, तो शायद मैं समाजवादी हूँ ही हूँ, बचपन से ही समाजवादी हूँ। तो ना मुझे पार्टी बनाने की ज़रूरत है और ना पार्टी दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो लोग दूसरे हैं, जिनका कुछ नहीं है, जो खोना चाहते हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत लगता होगा ये पार्टी मेरी नहीं है। और मैंने पहले दिन से काम किया, मेरे पार्टी के लोग जानते होंगे कि मैंने अपनी पार्टी समझ करके उसमें काम किया। ये मेरी पार्टी है, मैं कैसे सोच सकता हूँ? यही हमारा झगड़ा था, यही हमारी नाराज़गी थी। पर ऐसा क्या आपने झगड़े में गुस्से में कहा कि मैं अपनी पार्टी खुद बना? गुस्से में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप, पहले तो ये आरोप लगता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, अब ये आरोप लग रहा है कि मैं पार्टी नहीं बना रहा हूँ। बड़ी हिम्मत दे रहे हैं आप मुझे। अब सोचो, इस उम्र का अगर कोई सोच ले कि नई पार्टी बनानी हो तो टाइम कितना लगेगा, मैं आपसे पूछता हूँ।
पर आपको क्या लगता है कि ये जो परिवार में झगड़ा हो रहा है, क्या इसका असर लोगों पर नहीं पड़ता? किस तरह का असर पड़ता है आपके समर्थकों पर, आम लोगों पर? देखिए, अब कोई झगड़ा परिवार में नहीं है। परिवार में किसी तरह की अब कोई बात नहीं है। नहीं अखिलेश जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, परिवार में कभी कोई झगड़ा नहीं था। आप क्या बोल रहे हैं आप कोई झगड़ा नहीं है? मतलब पहले था क्या? पहले भी नहीं था झगड़ा तो? अपने अपनी बात का तरीका था कहने का। अगर नाराज़गी में हो गई तो बात अलग बात है, लेकिन सवाल ये कि आपके लोग कहाँ कहाँ छिपे लोग हैं। पार्टी कार्यालय में जहाँ कोई अलाउ नहीं था, आपने मोबाइल से पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दिया। हमें तो बाद में पता लगा। कमाल के लोग हो आप। अभी राष्ट्रपति बने हैं तो अमेरिका के, वो कह रहे हैं पत्रकार लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, आंदोलन करवा रहे हैं। जब अमेरिका के लोग पत्रकार लोगों से दुखी हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमारी बड़ी बुलंद आवाज़ है। आप सब कुछ कह जाते हैं एक ही सांस में, ऐसा उत्तर क्यों? प्रदेश की बुलंद आवाज़ है और हिंदुस्तान की यहीं से बनेगी आवाज़। पर ये बताइए कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका आप सीधा क्या जवाब देते हैं? इस तरह का जब देखिए, प्रचार जितने होता है, लोग टेलीविजन हैं- पर बार बार कवरेज होती है, आपके समर्थक कैसे लेते हैं इस बात को कि देखिए, साहब स्टेज पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं चलिए एक फोन से पूरी जो कुछ हो रहा है आपके अंदर बंद कमरे में, वो पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, राज्य के लोग सुन रहे हैं, देखिए, क्या असर पड़ता है लोगों को? जो बातचीत हुई पार्टी कार्यालय में, मंच पर या कहीं भी, नेताजी की जानकारी में है। नेताजी ने सबको समझा दिया है। अब कोई बात नहीं है, सब चुनाव साइकिल को ढूंढ रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, सब साइकिल के साथ चल देंगे। अखिलेश जी, आपने चूंकि बड़ा अच्छा कि अफवाहों की बात की, एक अफवाह ये भी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है परिवार में, एक तरीके से मिलीजुली कुश्ती है। कोशिश है ये बताने की कि अखिलेश जी बहुत साफ हैं, परिवार में कुछ लोग थे जो गड़बड़ कर रहे थे, वो परिवार से अलग हो गए हैं या उनको किनारे कर दिया गया है, फिर से इनको चुना जाए, इनके नेतृत्व में अगली सरकार बनाई जाए। देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका सवाल का कोई जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसमें अगर मैं उलझूंगा तो बहुत सारी कहानी आपको बतानी पड़ेगी, और वो कहानी मैं बताना नहीं चाहता हूँ। कुछ बाहरी लोगों के भी नाम आ जाएंगे जो बाहर रह रहे हैं, अदृश्य हैं, तब भी वो हमारे दुश्मन हैं, उनकी भी बातें करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं समझता हूँ अगर आप सड़क की बात करें, रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, मेट्रो हमने रिकॉर्ड टाइम में बना दिया है, आपके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं शिकायत नहीं है, जिला मुख्यालय 50 हमने 4 लेन से जोड़ने का काम किया, डेयरी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस पर कब बात करोगे? इस पर मैं आऊँगा, इस अच्छा, पर मैं आएंगे आऊँगा, भी, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो परिवार वाली बात है, आपने कहा कहानियाँ बहुत हैं, इसका मतलब कहानियाँ हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, पर कहानियाँ ज़रूर हैं। सब ने पढ़ लिया अखबार से, और कई लोग तो जो हमारे प्रदेश के चैनल है उससे हटे ही नहीं कि अगला क्या होने जा रहा है, उसी इंतज़ार में रहे सब। वो बात ख़त्म हो चुकी है अब, क्योंकि बहुत कम समय बचा है यूपी के चुनाव का। आप पूछिए ना, जो हमारे मैं रथ आपसे के बाद रथ चलिए लेके विकास पे निकले आप हैं, बात करना चाहते हैं। हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे, हमारे रथ के बाद जो रथ से निकले हैं उनके यहाँ भीड़ ही नहीं हुई। पूछा भीड़ क्यों नहीं हुई, बोला कि 500 और 1000 रुपये लेने चले गए, लाइन में लगे हुए बेचारे। सोचो आप, उस पर तो चर्चा करो आप। बाज़ारों में लोग ही नहीं मिले, बाज़ार बंद मिले उन्हें। और एक का तो चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, खैर हमारी लड़ाई में नहीं है, हमारे साथी हो सकते हैं, वो खाट वाला मामला, वो तो टीवी ने सब दिखा दिया कि खाट कहाँ चलेंगी सब। चलिए, बुआ और अंकल से आपके रिश्ते अब कैसे हैं? सबसे अच्छे रिश्ते। मैंने कहा ना कि हमें आपको जाना चाहिए, बुआ से मिल के आना चाहिए, शायद कुछ मिले हम लोगों को। ये जो विकास की आपने बात की, विकास पर ऐसा नहीं कि आप शुरू से थे। 2014 में आप जब पटकी खाए तब आप जगे कि ये क्या हो गया। नहीं, ऐसा उससे नहीं। पहले आप एक तरीके से जीत की खुशी में थे, एकदम खोए हुए थे, सोए हुए थे, पता नहीं कहाँ थे, दिख नहीं रहे थे। आपने 2014 के बाद सारी तैयारियां की। देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि जो उस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र को कैसे लागू करें, और कम से कम 1 वर्ष वो हमें लगा उसमें, जिससे कि हम घोषणा पत्र लागू कर सकें। क्योंकि संसाधनों का इंतज़ाम करना, जो हमसे पहले सरकार थी उसने पूरा खजाने के पैसे का जो स्मारक बनवाए या हाथी से लेकर के जाने क्या बना दिया, तो पहला वर्ष कम से कम संसाधनों को और तमाम इंतज़ामों में लग गया, और उसके बाद जो घोषणा पत्र उसको पूरा करने के लिए समय लगा। लेकिन अगर मुझे बड़े प्रोजेक्ट करने हैं और वो जो दिखाई देने हैं मान लीजिए, तो उसमें तो ज़रूर समय लगेगा। मान लीजिए जो काम
ट्रांसमिशन लाइंस में बिछाने में हुआ है, जो काम आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हुआ है, जो जनरेशन में काम हुआ, वो तो नहीं दिखता है। बिजली तो आज दिख रही है, कैसे बिजली खरीदी गई है। केस वन बिडिंग कितने प्रदेशों ने शायद की होगी पूरी, या कितने लोगों ने 1 साल या 1.5 साल के अंदर प्लांट लगा करके तैयार कर दिया होगा। तो मैं समझता हूँ समय लगा, लेकिन जब परिणाम सामने है उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे दल आज मुकाबला नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोग बताएं उन्होंने क्या काम किया है, ये तो बताएं तो सही। वो अभी बताएंगे आके कि हमने ये किया, चाचा भतीजे ने ये किया, हमने तो पैसा इतना भेज दिया। अरे पैसा कब भेजा आपने? हमारा तो 9,000 करोड़ रुपये आपने नहीं भेजा। पूरा प्रचार कर दिया प्रदेश में कि 1 लाख करोड़ रुपए भेजा है। हम तो कहते हैं हमारा खजाने में जमा है, वो पैसा क्या कर रहे हो आप? अगर हिसाब किताब की बात होगी तो हमारे अकाउंटों में जमा है प्रदेश की जनता का, उस लाखों करोड़ों रुपए का क्या कर रहे हैं आप? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अखिलेश जी, पर यूपी की जब मैं बात सोचता हूँ तो एक आंकड़ा जो पिछले साल का है वो बहुत मुझे मतलब अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो उस आंकड़े के बाद बाहर ना निकलूँ। 368 पीएन की नौकरी, चपरासी की नौकरी, 23 लाख लोग आवेदन करते हैं, 255 लोग उसमें पीएचडी हैं। अखिलेश जी कहाँ ले जा रहे हैं आप राज्य को? देखिए, जो बात आप कह रहे हो, केवल एक नौकरी जो निकली थी उसके बारे में शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे, वो भर्ती पूरी नहीं हुई कभी। ये देखिए ना, क्योंकि ये केवल और बड़ी, आपने अखबार की खबर पढ़ी और वो खबर का ये सवाल और बड़ी बना लिया। त्रासदी है कि उसके बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिली। मैं बताता हूँ आपको, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जब हमने शुरू किया, हालांकि कांग्रेस सरकार थी उस समय शुरू किया, ऑनलाइन 40 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, वो आपने कभी नहीं उठाया। हमने 70,000 से 71 कंपनियों से ज़्यादा पैनल हुई। एक महीने में 20,000 बच्चों को हमने इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौकरी रोजगार दिलवा दिया। वो बात आपने कभी नहीं कहा। आपने कभी नहीं कहा होगा कि 1 महीने के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 20,000 बच्चों को हमने नौकरी देने का काम किया। 70,000 पुलिस की भर्ती कर दी जवानों की, 30,000 भर्ती हमारी हुई है, वो कोर्ट ने रोकी हुई है। टीचर्स को 1,60,000 तो केवल शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी। लाखों लाख मान लीजिए शिक्षा विभाग में नौकरी दे दी। बिजली विभाग में न जाने कितनी नौकरी है। हमारे सामने दोनों चीफ सेक्रेटरी और एक्स चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं कि नौकरी कितनी दी, रोजगार कितनों को मिला। आपके पास केवल एक आंकड़ा है, विधानसभा में नौकरी निकली थी। मैं समझता हूं विधानसभा में नौकरी अगर निकले तो कई लोग जो दूसरी नौकरी कर रहे हैं हो सकता है इस नौकरी में भी भर दें, क्योंकि विधानसभा की नौकरी ही ऐसी होती है। अखिलेश जी एक आंकड़ा नहीं, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट से पहले ज़रूरी है एजुकेशन। 69.7% लोग लिटरेसी रेट है आपका। 29वां स्थान है देश की यूनियन टेरिटरीज में और राज्यों में। 29वां स्थान है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, पर उसके लिए एजुकेशन तो होनी चाहिए। क्या किया साहब आपने उसके लिए? देखिए, नंबर ऑफ़ पॉलीटेक्निक स्कूल कितने बढ़े, नंबर ऑफ़, हालांकि इंजीनियरिंग स्कूल अब नहीं उतने बेहतर काम कर रहे जितने होने चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए, पैरामेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए। आपके जो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हर स्तर पर, सरकार के स्तर पे और प्राइवेट के स्तर पर भी बड़े पैमाने पर स्कूल्स खुले हैं, बड़े पैमाने पर शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूँ देश में शायद पॉलीटेक्निक ITI के इतने बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे जितने अकेले उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। चलिए, ऑडियंस से भी सवाल हैं, कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। ये सवाल आनंद दुबे का है और ये पूछना चाह रहे हैं कि परिवार के झगड़े में मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा है, क्या ये सही है? मुझे तो ये नहीं पता कि आनंद दुबे जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बात पूछी है, झुकना पड़ा। जो बात लोकतंत्र में कहनी पड़ती है वो कही, हमने अपनी बात रखी। सवाल झुकने का, सवाल पीछे हटने का ये है ही नहीं। अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, सही हूं तो सही हूं। अखिलेश जी, आप इस मंच से जिस तरह की छीना झपटी हुई माइक को लेकर आपके और चाचा जी के बीच में, उसके लिए आप उनको सॉरी बोलना चाहेंगे? आई एम सॉरी अंकल। आपको पता होना चाहिए माइक किसने छीना। अगर मुझसे सॉरी बुलवा रहे तो मैं फिर सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन माइक किसने छीना यही नहीं पता आपको। मुश्किल तो यही है प्रेस के साथ। ये तो सही देखा, बात तो आती ही नहीं सामने। ये तो देखा हम लोगों ने। जब अमेरिका जैसे राष्ट्रपति जो नए बने हैं बहुत दुखी हैं प्रेस से, तो अब आपके सवालों से हम भी दुखी हो जाएंगे। पर आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन क्यों करते नजर आ रहे हैं? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं उनका, मैं तो केवल प्रेस के लिए जो उनके विचार हैं उसका समर्थन कर रहा हूं। अब बात समझिए आप। हाँ, वो बात
अभी उसके लिए समय नहीं है, वरना उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मैं आपसे बाद में और भी बातें करूंगा। पर एक और ऑडियंस से सवाल है, ये AK यादव हैं और ये सवाल ट्विटर से आया है हिंदुस्तान समागम के लिए। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं और ये पूछ रहे हैं कि सरकार और संगठन के संघर्ष के दौर में सपा समर्थक वोटों का बिखराव कैसे रोकेंगे? समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो और पूरा नेतृत्व एक साथ काम करेगा, तो मैं समझता हूँ परिणाम समाजवादियों के पक्ष में ही आने वाला है। ऑडियंस से एक और सवाल है, ये भी ट्विटर से सवाल है, मीनाक्षी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं बिजली चुनाव तक आएगी, उसके बाद फिर वही हाल। कम से कम इस बात को तो स्वीकार करने की बिजली आ रही है, और समाजवादी रहेंगे तो बिजली बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 24 घंटे हमने बिजली कर दी शहरों में, और बुंदेलखंड में 20 घंटे, गांव में 18 घंटे। अगली बार हम लोग आएंगे तो कहे कोई जगह नहीं छूटेगी जहां पर 24 घंटे बिजली ना उपलब्ध समाजवादी लोग करा दें। तो ये सवाल ही नहीं आएगा, हमसे पूछेगा ही नहीं कोई। और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश सोचिए 24 घंटे बिजली दे दे, जिसके बारे में न जाने कितने आरोप और न जाने क्या क्या समझा जाता है। आने वाले जो चुनाव हैं अखिलेश जी, उनको देखें और भारत में जो चुनाव हैं उनको देखें तो ऐसा लगता है कि नेता एक तरीके से कठपुतली से हो गए। यानी आप लोगों को एक आदमी आता है बाहर से, वो कान में मंत्र फूंकता है, आप लोग वैसे चलने लग जाते हो। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी इस तरह के लोग कान में कहने वाले रख लिए हैं। मैं प्रशांत किशोर और इस तरह के जो एडवाइजर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक रिकॉर्डिंग चल रही है। ये लोग कितना रोल करते हैं और नेता का आगे किस तरह का रोल होगा कि आपके लिए इस तरह के एडवाइजर्स आएंगे, वो बताएंगे आपके, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे आपके हैं कौन, पहले ये तो बता दीजिए, क्योंकि तरह तरह के नाम हैं। पहले ये जा रहा था कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी को सलाह देते हैं वो ही आपके साथ हैं। देखिए, किसी को डरना नहीं चाहिए विपक्ष पार्टी के लोगों को। और देखिए, ट्विटर आया तो ट्विटर इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक आया तो फेसबुक इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया पे अगर आए तो हम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अरे हम समाजवादी लोग हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी, और चाहे दिखावे के लिए ज़रूरत पड़े, क्योंकि दूसरे लोग हमें किसी चीज़ से दिखा के डरा दें तो बात ठीक नहीं है। कोई कहे कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ये है, ये तो उनसे पूछो कि उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे लोगों को लेने के लिए। मान लीजिए आज़ादी की पार्टी है, जाने कितना बड़ा काम है, उन्हें ज़रूरत है, हमें थोड़ी ज़रूरत है, जिनका नाम आपने लिया। हाँ, अगर कोई अच्छा सुझाव दे दे तो सुझाव मानने में क्या खराबी है। अगर कहीं इस तरह की बात हो कि कुछ जोड़ने का कोई काम करे तो क्या खराब बात है। अगर कोई व्यक्ति आए कहे कि आप मिल जाएं तो शायद ये हो जाएगा, तो क्या गलत बात है। नहीं, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं ये कितना रोल करते हैं, आप उनकी कितनी बातें सुनते हैं? जैसे कहा गया कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी का पूरा प्लान किया, उन्होंने उसको फॉलो किया, उनकी जीत हुई। नीतीश कुमार ने भी वही किया, आप उसके लिए एक विदेशी ले आए हैं। बदलते हुए समय पर अगर बदलाव में कोई चीज़ आपको अपनानी है तो अपनाना पड़ेगा। अगर आज टीवी का महत्व है तो है महत्व उसका, अगर सोशल मीडिया का महत्व है तो है महत्व उसका। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अपनाने में कोई गलत नहीं, जब तक लोगों की भलाई के लिए ना हो रहा हो। अगर आपको भलाई के लिए कोई बात है, अपनी बात पहुंचाने की बात है, कोई कमी छूट रही है, अगर उसकी जानकारी के लिए कोई बात है, तो मैं समझता हूं अगर एक्सपर्ट लोगों की राय ली जाए और उनके सुझाव लिए जाएं तो कम से कम उसका परिणाम दिखाई देगा। लेकिन ये कह दो कि बूथ पर कौन देखेगा, बूथ वाला काम तो हमें ही करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोगों को ही करना पड़ेगा। बूथ का काम वो नहीं कर सकते, बूथ में तो हमारा कार्यकर्ता ही काम करेगा, हमारे नेता ही हमें जिताएंगे। हाँ, लेकिन एक कोई व्यवस्था अगर दे दे, अगर कोई राय ऐसी दे दे जिससे लाभ होने जा रहा है दल को, तो मैं समझता हूँ उसे मानने में या ऐसे लोगों को साथ रखने में कोई कमी बात हो, कोई नाराज़गी बात नहीं होनी चाहिए। क्या गठबंधन पर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी भी तरीके गठबंधन पर? इसमें आपने कहा कि कांग्रेस, आपने कुछ इशारे किए, आप इशारों में आजकल बहुत बात करते हैं, सीधा नहीं। गठबंधन का फैसला मुख्यमंत्री नहीं ले सकते, गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ले चुके हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे उस पर हम लोग मानेंगे। अगर कोई सुझाव देना है तो सुझाव हम जरूर देंगे। क्या सुझाव है आपका इस पर?
मेरा सुझाव तो ये है कि हमें समाजवादियों की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में हो। ये काम जो शुरू किया है सड़क का है, मान लीजिए हम आगरा से लेकर के आपके लखनऊ तक ले आए, यही सड़क अगर गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगी तो प्रदेश के लिए कितना भलाई का काम होगा। हम इसके किनारे मंडी बना रहे हैं, मान लो आज 4 शहरों में लगभग मेट्रो का काम शुरू हो गया है, तो अगर और मौका मिलेगा तो अगले 4 साल में 4 शहरों में और मेट्रो का काम करा देंगे। कई तो ऐसे प्रदेश हैं जो अपने यहाँ एक मेट्रो नहीं बना पा रहे हैं, कम से कम समाजवादी लोग 4 जगह एक साथ मेट्रो बना रहे हैं। सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। कोई प्रदेश में हमें बता दो, एक प्रदेश बता दो देश में जहाँ पर 4 जगह मेट्रो बन रही हो। हम कम से कम 4 शहरों में ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, 4 में और करना चाहते हैं। मैंने तो कहा कि होम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में बना दी है मेट्रो। हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी साहब, उनके यहाँ शुरू करा दी हमने मेट्रो। प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी शुरू करानी है, तो समाजवादी लोग रहेंगे तो और जल्दी शुरू कर देंगे वहाँ पर। अखिलेश जी, आप सीधा सवाल का जवाब दें। आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस, अजीत सिंह, छोटे दल, इनके साथ गठबंधन होना चाहिए? देखिए हम और आप कैसे तय कर लेंगे? आपकी क्या राय है? हम और आप कोई बात नहीं तय कर सकते। राय क्या है आपकी? हमारी जो भी राय होगी, जो भी सुझाव होगा, वो मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे दूंगा। पार्टी के हित में जो बात होगी वो मैं नेताजी को बताऊंगा, और प्रदेश के हित में जो बात होगी वो भी नेताजी को मैं बताऊंगा। चलिए, आप ये जवाब देना आजकल सीख गए हैं, पहले आप सीधे जवाब दे दिया करते थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ ना, इसलिए अगर प्रदेश अध्यक्ष होता तो मैं भी सीधा जवाब देता। मैं ये बताइए कि गठबंधन के लिए जब प्रशांत किशोर एक पार्टी से आते हैं तो आप कैसे देखते हैं उसको? आप भी बताओ। क्या प्रशांत किशोर को, जो एडवाइजर हैं, उनको सीधे इस तरह से बात करनी चाहिए या? प्रशांत किशोर जी से तो मैं एक बार मिला हूँ। कांग्रेस के लोगों से पूछो प्रशांत किशोर जी के साथ समय गुजार रहे हैं सुबह शाम दिन रात, ये बताएं ना, या बीजेपी के लोग बताएं। हम कहाँ से बता देंगे? हमारी तो एक बार की मुलाकात है। बीजेपी के लोग बताएं, उन्होंने बहुत समय गुजारा है। हमारे बाद एक बोलने आ रहे हैं, उनसे पूछिए प्रशांत किशोर जी के बारे में, वो तो साथ साथ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के नेता होंगे, वो साथ साथ हैं आजकल, वो बताएंगे। हम कहाँ से बता दें प्रशांत किशोर जी के लिए कुछ? ये अच्छी बात है अगर प्रशांत किशोर जी को कुछ सुझाव होंगे, अगर अच्छी राय होगी तो हमारा तो यही है कि हम अच्छी राय मान लेंगे। ये बताइए कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी में बदलाव का दौर भी है ये क्योंकि आप जहां एक तरफ जाति की बात किया करते थे, अब आप विकास की भाषा बोल रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी ने, आप जाति समीकरणों की बात किया करते थे। समाजवादी पार्टी ने दूसरे दलों को भी रास्ता दिखाया कि हाँ ये विकास का रास्ता है। मैं तो कहता हूँ किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया हो तो बता दो, एक मुख्यमंत्री का नाम बता दो मुझे जिसने 326 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेस वे बनाया हो, एक देश में बता दो मुझे। कोई बता दो जिसने 18 लाख लैपटॉप बांटे हों। कम से कम हम स्मार्टफोन की तो सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही चीज़ चलने वाली है। सरकार की जानकारी और लोगों को सीधा जोड़ने का काम मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन कर सकता है। मेट्रो रिकॉर्ड टाइम में बना के दिखा दिया लखनऊ में। ये लखनऊ के लोग अगर यहाँ हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ हैं, उन्होंने बनते हुए देखा है, और बहुत जल्दी 1 हफ्ता 10 दिन होगा जब आपको दिखाई देगी पटरी के ऊपर मेट्रो ट्रेन। तो लोग लखनऊ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आ जाए मेट्रो। जी सोचो, ये कम से कम ये हमने और कम समय, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता था कि ऐसा भी कंस्ट्रक्शन, इतनी भी रफ्तार से कंस्ट्रक्शन हो सकता है। 22 महीने के अंदर हमने एक्सप्रेस वे बनाया, ज़मीन लेकर के, आज पूरा हो गया है। 21 तारीख को मैं उद्घाटन कराने जा रहा हूँ उसका। कोई गंगा का पुल एक लखनऊ और एक गाजीपुर में बना है। कभी कलराज मिश्रा जी ने शिलान्यास किया था। कलराज मिश्रा जी कब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, आज भी उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो एक बात तो साफ, कम से कम हम 12 महीने में गंगा पे पुल तो बना रहे हैं 8 लेन। एक बात तो साफ लग रही है कि आप अब जाति समीकरणों की बजाय आप सीधी बात कर रहे हैं जाति समीकरण। पर मैं आपसे, मेरे पास समय बहुत नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो शोभना जी ने कहा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से तो आप गुजर गए, दिल्ली की तरफ कोई आपने सोचा है? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी एक गद्दी है। देखिए, दिल्ली से जो ज़्यादा दूर रहता है वो ज़्यादा राज करता है, जो दिल्ली पहुंच जाएगा वो राज नहीं कर पाएगा। इतिहास बताता है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। तो आप दिल्ली इसलिए नहीं पहुंचना चाहते? हम यही ठीक हैं, हमें यही अच्छा लग रहा है स्टेट, क्योंकि हम दिल्ली से बड़े काम कर रहे हैं यहाँ पर। अरे दिल्ली वालों से कहो कि यूपी में कोई एक्सप्रेस वे बनाया हो तो बताओ।
दिल्ली वालों के दो दो सरकारें थीं, दोनों को एम्स में ज़मीन मैंने फ्री दी, कहो तो स्वीकार नहीं करें? पर अगर अखिलेश कांग्रेस के समय पर एम्स नहीं बन पा रहा था, हमारी बुआ नहीं बनने दे रही थी, मैंने ज़मीन दी फ्री। और बीजेपी के लोगों ने एक ज़मीन दी, वो पसंद नहीं आई, दूसरी ज़मीन दी मैंने। और इतना चलिए। दिल छोटा है उनका कि शिलान्यास किया तो हमें बुलाया तक नहीं। जिस मुख्यमंत्री ने फ्री ज़मीन दी वो हज़ारों करोड़ की, जितना उनका बजट नहीं होगा एम्स में, उससे ज़्यादा ज़मीन दे दी मैंने। चलिए अखिलेश जी, आपसे बहुत तो सारे सोचो कितना दिल छोटा है। आपसे बहुत सारे सवाल हैं और वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉब अगर डिलन को- बीजेपी के लोग बॉब बोल लेते डिलन उसके को- बाद मुझे बोलने का मौका बॉब देता डिलन तो को- शायद मैं बहुत सी बातें साफ कर देता। जी, आपने बॉब डिलन को जब नोबेल पुरस्कार मिला लिटरेचर के लिए, आपने उस पर भी बधाई दी। मैं उस पर भी सवाल पूछना अब ये मत चाहता पूछना था, कि पर मैंने समय किस नहीं गा- है। ये पर मत मेरे पास- पूछना कि किस गाने के बारे में मैंने तब कहा था जब बजट उत्तर प्रदेश वो देश का बजट पेश हुआ था। जी, मैं उस पर सवाल तो आपसे कभी कभी वो चीज़ें भी करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य तो हम लोग कम उम्र के लोग हैं, दूसरे हिस्से की दुनिया को भी थोड़ा समझते हैं, इसलिए कम से कम वो चुटकियाँ भी हमको लेनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव। थैंक यू। मैं गुजारिश